हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम फिर से इस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो हिस्ट्री का है, आज हम 201 से देखेंगे। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवतार के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं हुए। तो महात्मा गांधी ने देखा। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन हुआ। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों में स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुसलमान को एकजुट करने का यह सर्वग्रामीण अवसर है जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा 1920 में जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। गांधी जी ने 1920 की खिलाफत कमेटी को अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को अब आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी का असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो उस प्रदेश का नाम था बिहार होना चाहिए। उस प्रदेश का नाम था बिहार। गांधी जी का असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर तथा नेपोलियन शेक्सपियर आदि शामिल थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्रदान करना चाहते थे। अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों को सहयोग प्रदान करना चाहते थे। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाला खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वामीण अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सका। तदनुसार उन अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया। असहयोग 20 में वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पुष्टि कर ली गई। कांग्रेस में प्रस्ताव जो हुआ 20 में उसे नागपुर में
वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर ली गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920 ईस्वी में शुरू किया। 1900 कब किया? तो 1920 ईस्वी में 1920 में शुरू किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। किस क्षेत्र में? राहुल संकीर्तन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। किस क्षेत्र में? तो छपरा के क्षेत्र में। राहुल संकीर्तन छपरा के क्षेत्र में। राहुल संकीर्तन 1893 से 1963, 1893 से 1963 राहुल संकीर्तन जिन्होंने रहे थे। 1893 में जन्म हुआ। 1963 ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वह वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। इन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में छपरा डीसीसी के अध्यक्ष चुने गए। छपरा डीसीसी के अध्यक्ष चुने गए। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? किस घटना के बाद? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की तथा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना लॉ कॉलेज छोड़ा, जबकि उसके परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो किसने छोड़ा था? जयप्रकाश नारायण ने छोड़े। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना छोड़ दिया, जबकि उनकी परीक्षा के केवल मात्र 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस का संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। 1921 में मोपला विद्रोह की जो शाखा थी, तो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एक काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे के समा गए। खिलाफत आंदोलन वहीं मोपला आंदोलन की एक शाखा थी। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था उनको। गांधी जी को उनकी जीत हो गई, क्योंकि असहयोग आंदोलन के बिहार में प्रचलित नेताओं की यह मान्यता थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेज़ों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे विधायी का न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न करने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य
भारतीय राज्यों के मुकाबले गाँव में निवास करने वाली देश की 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए। इस प्रकार गाँव में रहने वाले करोड़ों की आबादी में जागृति पैदा कर दी और राजस्व की मांग को मध्यम वर्गीय आंदोलन के स्तर से उठाकर देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन का रूप दे दिया। चलिए नेक्स्ट, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो शराबबंदी आंदोलन 1922 शराबबंदी आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के 1922 में जो शराबबंदी का आंदोलन हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बारदोली के मेड़ता बंधुओं कल्याण जी तथा कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 से आंदोलन चलाया। बाद में इनका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरा चौरी की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश शराबबंदी आंदोलन कर न अदायगी की तिथि वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 लिखा है, जो गलत है। 1928 के स्थान पर 1922 लिखा है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे तथा आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड के कारण 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन को समाप्त करने अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक संयंत्रपूर्ण बहिष्कार यहाँ तक कि मौत को भी सहने के लिए तैयार हूँ। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है ए 1 2 3 4 यानी सभी सही है। तो इसमें देख लेंगे सभी। चौरी चौरा का पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ये भी सही है। और उसके बाद गांधी जुड़ा आंदोलन का स्थगन करना, गांधी जी की गिरफ्तारी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस के खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया और आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई। सरकार ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सज़ा दी। इस प्रकार विकल्प 1 का सही उत्तर है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया? लॉर्ड सिन्हा बिहार उड़ीसा के सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 ईस्वी को बंगाल के वीरभूमि के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1998 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए थे। प्रथम भारतीय थे। ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी व्यवस्था के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वस्थ कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई।
1923 से लेकर 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों के पुनरावृत्ति यानी रिविलल पुनरावृत्ति का कारण क्या था? पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग स्थगन करना, असहयोग गांधी जी द्वारा असहयोग स्थगन करना। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। हाँ चलिए यहाँ से देखेंगे 1922 के बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन और देश में किसी प्रकार के राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। वे युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से प्रमाणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों के पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। स्वराज्य दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। कब स्वराज्य दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज्य पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज्य पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया। साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराए। नेक्स्ट, स्वराज्य दल की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट, स्वराज्य पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज्य पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसका अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज्य पार्टी ने अपने को कांग्रेस का अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया। साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति वचनबद्धता को दोहराया। नेक्स्ट, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचन अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया गया है, परंतु C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा तथा अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज्य पार्टी की गठन की। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बॉर्डर कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। व्हाइट मैन बॉर्डर यह सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया तो 1928 ईस्वी में भारत आया। 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन हुआ। इस आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचा? तो मुंबई पहुंचा।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू खाली स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था नेहरू मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी का तैयार किया गया था। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर एक नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू की इस रिपोर्ट के लेखक थे। सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसका अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार तथा यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार के राज्य से पृथक्करण। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। कब? पूर्ण स्वराज 1929 में पारित किया गया। पूर्ण स्वराज 1929 में लाहौर में पारित किया, 1929 में शुरू किया गया। पूर्ण स्वराज 1929 में। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेट में दिया गया कि वह वर्ष के अंत तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पूर्ण स्वराज का पताका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया। समाजवाद का समर्थन कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों तथा जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। वो कौन था? तो बी था, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों तथा जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा किया गया था। मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा किया गया। तो 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। 21 में हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। दांडी यात्रा कब हुई? तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में हुई थी। दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा हुई थी। 1930 में दांडी यात्रा हुई।
महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। इन्होंने साबरमती आश्रम से 78 या 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैला तथा तमिलनाडु में गांधीवाद नेता सी राजगोपालाचारी के तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। नेक्स्ट 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से शुरू किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे? तो साबरमती से शुरू किए गए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में सरकार द्वारा विरोध किया? तो चौकीदारी कर। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया तथा बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार के अत्यधिक सफल रहा। नेक्स्ट 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? खुदाई खुदमत मौलाना, इसका हो जाएगा ए खुदा अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती भी कहते हैं। अब्दुल गफ्फार के द्वारा शुरू किया गया रेड शर्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठनों ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ज्ञातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रह रखे थे तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेगूसराय के चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो खिलाफत थी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन एक किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। आंदोलन जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहार नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय यानी मुंगेर जिला में पड़ता था में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित होकर भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 1946 बार गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे विसर्जित हुए। 146 बार गोली बारूद करने के बाद वे विसर्जित हुए। ये क्वेश्चन क्या है? बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध एक आंदोलन था। कौन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन एक आंदोलन था। नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। रचनात्मक कार्यों का यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ तो रचनात्मक कार्यों में महत्व दिया गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में कांग्रेस ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया।
चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? प्रथम में मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया। प्रथम में मोहम्मद अली ने भाग लिया। प्रथम में मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे तथा ब्रिटिश सरकार ने निराश एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया तथा सम्मेलन कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वाले में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू। भाग लेने वाले में तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास सात्रित, मोहम्मद अली तथा मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक तथा मोहम्मद अली जिन्ना तथा होमी मोदी तथा एम आर जनकर तथा मुंजे भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन 31 में, गांधी इरविन 31 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गए। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार पास किया गया तथा समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई तथा कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। परंतु कई समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? गोलमेज सम्मेलन 1932 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 नवंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा, दलित वर्ग तथा व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया तथा लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन को बहिष्कार कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपको तृतीय में भाग नहीं लिया। इनमें से कोई नहीं है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रकार पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसमें प्रतिनिधित्व डोमिनियन स्टेट सत्ता संसद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? किस प्रश्न पर? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रश्न पर असफल रहा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रश्न पर असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की। भीमराव अम्बेडकर ने, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे। गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के रूप में 7 दिसंबर 1931 को प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर मुंबई पहुंच गए तथा स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है। यह सच है कि मैंने खाली हाथ लौटा हूँ।
किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका ने? तेज बहादुर सप्रू ने लगाए थे। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू तथा एम आर जयकर के प्रयत्न से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता शुरू हुई तथा 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो अछूतों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना था। मुसलमानों और सिख ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीय महिलाओं को तो पहले ही अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में निम्नलिखित में से दलित वर्ग के कितनी सीटें दी गई? तो दलित वर्ग के लिए 78, दलित वर्ग के लिए 71 और 147। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए 71 और 147। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलित के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी। सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी जबकि जिससे पूना पैक्ट से बढ़ा करके 71 थे, पूना पैक्ट से बढ़ा करके 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधान मंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई है। सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट, पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। पुनः समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें, दलित के लिए 147 तथा जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय के केवल 71 सीट ही व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलितों वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कांग्रेस ने 1937 के कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने के भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई तथा संयुक्त प्रांत और बिहार के काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। चलिए, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? बिहार की चुनी हुई कारण ने किस वश इस्तीफा दे दिया? तो डी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। 37 में जो 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे
मद्रास, मुंबई तथा मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। 1931 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे में से एक था तथा कांग्रेस के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस समय इस प्रयास का विरोध किया तथा परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकार ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया था। वो कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। सहजानंद सरस्वती ने कब किया? तो ए में किया। बहुत कम उम्र में स्वामी शाहजानंद ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। 1900 कब? तो उनकी मृत्यु से पहले अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी शाहजानंद सरस्वती 1936 में किया गया। 1949 में मृत्यु के कुछ पूर्व शाहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया गया था। इस गठन की मूलभूत कार्य मूलभूत मांग भूमि, जल मार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रेड यूनियन के MN जोशी, लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन के लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना तथा इसलिए भारतीय श्रमिकों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया है। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कितना था? तो B था, 1926 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 था। 26 से 39 था। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। दो सौ 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया। 252 वो कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन तो पटना में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब किया? तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। वर्ष 1949 यानी मृत्यु के कुछ वर्ष पहले शाहजहां ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जल मार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोत का राष्ट्रीयकरण करना था।
भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ट्रेड यूनियन के लाला लाजपत राय जी थे। लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ट्रेड यूनियन कांग्रेस ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम एन राय मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे तथा शौकत उस्मानी आदि भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में हुई थी। कब? पटना में 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में 1934 ईस्वी में हुई थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापना इसके 1934 में हुई थी। इसका स्थान पटना था। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य इसके थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन तथा मीनू मसानी तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले तथा गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि थे। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, जोगेंद्र शुक्ल तथा मीनू मसानी और कांग्रेस के नरेंद्र आचार्य देव आदि द्वारा किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक से जुड़े हुए थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह तथा रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से पहचाने जाते थे। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्राप्त दिया गया। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता था? लोकमान्य के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 को मनाया जाता है। जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 को मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1946 को जेल यानी लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त 1946 को जेल में से निकले यानी लाहौर के किला से निकले, तो उसी समय से यह जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में 1938 में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष के लिए जीत गए, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह
नया कांग्रेस अध्यक्ष मिल गया। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1900 प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास प्रतिशत में सबसे ज़्यादा 215 तथा 159 सीटें, बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें तथा मध्य प्रांत एवं बराबर 61% तथा मतों के साथ 61% मतों के साथ तथा 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें में पूर्णतः बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रह गए। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों जैसे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। मुंबई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत यानी 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिला था। और अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में मुंबई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 175 में से 88 सीटें दिलाया गया, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्जन ने किया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कॉर्जन। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कॉर्जन ने किया था। लॉर्ड कॉर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देशीय नरेश के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। लॉर्ड कॉर्जन ने 1921 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा प्रदान करना था। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। बटलर कमेटी का संबंध था। बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना तथा भारतीय नरेशों ने एक प्रसिद्ध वकील सर एस्कॉट को कमेटी के सम्मुख उसका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। एस्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थे और इसलिए वह स्वतंत्र है, केवल उसी सीमा तक नहीं है जहां उसने अपनी संप्रभुता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय किसान के पास है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न रियासतों से 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी बलवंत राय मेहता तथा मणिलाल कोठारी और जी आर अभयंकर ने इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली वेस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो वेस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वेस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1939 से 45 के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इनका कार्यकाल 1940 से 1945 तक था। नाउ और नेवर पैम्पलेट
किसने लिखा? नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। रहमत अली के द्वारा नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा गया था, रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखी एक पर्चे में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से दिया गया था। पंजाब, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर तथा एस से सिंध, टी से बलूचिस्तान। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलग राज्य का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान के अलग राज्य का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। 22 से लेकर 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की करने के प्रस्ताव 1940 में किया गया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं करेगा जिससे भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया जाए। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने शुभारंभ किया? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे की देन है। कांग्रेस के अध्यक्ष प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्द सर्व जिसका अर्थ होता है सबका तथा उदय जिसका अर्थ होता है उत्थान से मिलकर बना। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 में सर जॉन रॉस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट के अनुवाद में ऑन टू द लास्ट में इसका अनुवाद किया गया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना है। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव का एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, यानी पोस्ट डेटेड है, तो वहीं महात्मा गांधी के थे। जवाहरलाल नेहरू के क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, जवाहरलाल नेहरू के। रंगून पर जापानी सेना का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स मिशन के 3 सप्ताह रहे। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इस उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है। महात्मा गांधी ने इसे तिथीय चेक, इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, लेकिन यह ऐसा टूटते हुए बैंक जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम है।
या एक उत्तर दिनांकित चेक के है, पोस्ट डेटेड चेक के अपन क्रैशिंग बैंक। तो अगर क्रैशिंग बैंक आ जाएगा, टूटते हुए बैंक आ जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, और जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। और पोस्ट डेटेड चेक कहेगा तो महात्मा गांधी आ जाएगा। टूटते हुए बैंक, क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक है, तो जवाहरलाल नेहरू, और उत्तर दिनांकित चेक कहेगा तो महात्मा गांधी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत छोड़ो का नेतृत्व इनमें से किसी भी नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 ईस्वी को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में शुरू हुई थी। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस गठन के संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेत्रहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था, जो नेतृत्वहीन की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। नेतृत्वहीन की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। यानी भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो एक नेत्रहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा किया। यानी संघर्ष का भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन था। यानी किसी भी ने इसका नेतृत्व नहीं किया। यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुआ। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ? तो 1942 में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो शुरुआत हुआ। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। 7 अगस्त को बैठक हुई, जिसमें वार्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। भारत छोड़ो संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 में आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें आवश्यक थी। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो वहीं भारत छोड़ो आंदोलन से है। प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास किया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में से संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है। यानी आज़ादी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। नमक टैक्स यानी शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं होंगे। मैं अपने आप को एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट, वर्धा में जुलाई 1942 में हुए कांग्रेस समिति की बैठक में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, JL नेहरू तथा वल्लभ पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा सीतारामैया, GV पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद मोहम्मद आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थे।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वेस्टर्न चर्चिल जी थे। वेस्टर्न चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वेस्टर्न चर्चिल। भारत छोड़ो के समय भारत छोड़ो के वेस्टर्न चर्चिल तथा 1800 उसके बाद में चलिए भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो वहीं आगा खां पैलेस में कैद किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव वार्धा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी कांग्रेस नेताओं को बंदी बना लिया है। गांधी जी को आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, असफ अली तथा जीवी पंत आदि को अहमदनगर किले में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो किस क्षेत्र में? तो संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। संयुक्त प्रांत में 1 और 4 बिहार और संयुक्त प्रांत में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में भेजा गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां के महल में नज़रबंद कर दिया गया और कांग्रेस समिति के सदस्य नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद तथा गोविंद बल्लभ पंत तथा प्रफुल्ल चाकी, डॉक्टर घोष तथा पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः इन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री जोगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो श्री जोगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो श्री जोगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल ले जाए गए। श्री जोगेंद्र शुक्ल को कहाँ ले गया गया? तो बक्सर जेल ले जाया गया। 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग में गिरफ्तार हुए उनका नाम क्या था? तो शिव कुमार तथा रामानंद गिरफ्तार किया गया। वे थे 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं यानी हजारीबाग में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया वे शिव कुमार तथा रामानंद जी थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई तथा इसमें अधिकतम प्रभावित जिला क्या था? तो पटना था। अधिकतम प्रभावित जिला पटना था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र अपनाया तथा पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों तथा रेलवे स्टेशन तथा डाकघरों पर हमले किए, रेल लाइनें उखाड़ दी तथा जिससे रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं घटी जिसमें घटना अधिक प्रभावित रहे। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो राष्ट्रीय स्तर के तो वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के चलते जेपी को राष्ट्रीय नेता की पदवी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिए। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा असफ अली के नाम प्रमुख थे। नीचे दिए गए वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा मिलाएं। सी इसका उत्तर होगा। ए और आर सी है।
ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ये देखेंगे क्या कह रहा है। ए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, ये सत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृथक रहा, स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, सही है। इसका कारण, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी हो गई, ये गलत है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ये गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन के संघ में कोई भूमिका नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सेना की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना 1942 में की गई थी। 1942 में INA की स्थापना 1942 में की गई थी। मार्च 1942 में राष्ट्र बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना का आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय शामिल थे सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष अपने आत्मसमर्पण दिया था। आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा कब की गई? आज़ाद हिंद फौज के निर्माण 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की निर्माण हुआ था। 21 अक्टूबर 1943 को 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। कौन? तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की। 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी INA अस्तित्व में आई। कब? तो सिंगापुर में INA अस्तित्व में आई। जून 1942 में रास बिहारी ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का नियंत्रण मिला। वे जून 1943 में टोक्यो पहुंचे तथा 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की गठन की। अतः वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। INA किसके दिमाग के ऊपर थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो INA किसके दिमाग के ऊपर थी? तो INA किसके दिमाग के ऊपर थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे मोहन सिंह। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सुदूर किया तो वे उसमें से लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। मोहन सिंह को सुदूर किया गया तो वे भर्ती करने लगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस को जैसे ही त्याग दिया, जैसे ही छोड़ा तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा इनमें से किसी के नाम, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी तथा सविना वगैरह किसी के नाम से। सच्चिदानंद सिन्हा उपयुक्त किसी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? तो सुभाष चंद्र बोस से शिलभद्र याजी जुड़े। तो शिलभद्र अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? तो शिलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ के थे? शिलभद्र याजी जी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। सुमेलित कीजिए। बारदोली गुजरात से संबंधित है। बारदोली कहाँ से संबंधित है? तो बारदोली गुजरात से। चौरी चौरा
चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश है। यारावादा महाराष्ट्र की यारावादा जेल नहीं सुने, यारावादा। नोआखली पश्चिम बंगाल, बारदोली गुजरात से, बारदोली की घटना जो गुजरात से, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश से, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, बारदोली गुजरात, यारावादा महाराष्ट्र तथा नोआखली पश्चिम बंगाल, यारावादा महाराष्ट्र तथा चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, बारदोली कहाँ, बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक झड़प में एक थाना जला दिया गया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यारावादा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित था, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए थे। नोआखली। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 42 में तो आया, लेकिन कब आया? इनमें से कभी नहीं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया। 24 मार्च 1946 को 46 में दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया भारत। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। और कब आया था? 24 मार्च 1946 को सर पी लॉरेंस ने की गई थी। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण के नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक विशिष्ट मंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन नामक यह विशिष्ट मंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया। इसके अध्यक्ष 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्यों में स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे तो वेबल थे, लॉर्ड वेबल। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, वेबल नहीं थे। वेबल कैबिनेट मिशन के सदस्य इसमें से कौन नहीं थे? वेबल नहीं थे, लॉर्ड वेबल। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता की? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता की। तो इसका उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल से वार्ता की। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड वेबल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। 40 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा क्रिप्स मिशन 1942 में लॉर्ड वेबल तथा 1945 में दोनों से वार्ताएं की। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे। वर्ष 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विभाजन जैसे हुआ था तो JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष। भारत के विभाजन के समय JB कृपलानी थे। भारत विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इन्होंने इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की?
कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफा देने के बाद 1947 में जेबी कृपलानी जैसे ही इस्तीफा दिए यानी स्वतंत्रता के समय, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन का जिम्मा लिया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोध निश्चित रूप से रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू और मौलाना अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू, गुरिल्ला युद्ध आ जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में एक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? प्रतियोगी परीक्षा 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का सिद्धांत 1853 में स्वीकार किया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए का सिद्धांत 1853 में स्वीकार किया गया। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई तथा 6 क्राउन तथा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्ति अब प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला है? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का मिला? 1786 एक्ट। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? तो 1786 एक्ट। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति लेना चाहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा सेनापति दोनों की शक्ति को क्या करना चाहता था? लेना चाहता था। तो 1786 एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दी थी। 1935 ने किसको समाप्त कर दी थी? तो जिम्मेदार केंद्रीय सरकार को समाप्त कर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जिम्मेदार केंद्रीय सरकार को समाप्त कर दी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय दैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वतंत्रता लागू की। फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेदभाव समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित हो गए। पुस्तक और उसके लेखक को मिलान करना है। चलिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसको व्याख्या में देख लेंगे। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित है। भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास आनंद मठ के हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। ताराचंद्र आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इसकी कथानक सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी पर आधारित था। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन की कीर्ति है। आवर इंडिया मुसलमान्स W. हंटर की रचना है। आवर इंडिया
मुसलमान्स डब्ल्यू हंटर की रचना है तथा ए.के. दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की। ए.के. दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारकनाथ दास ने। अमेरिका में बैकवर्ड फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज़ उठाई गई और वर्ष 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया। इंडियन ऑनेस्ट का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन ऑनेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। इंडियन ऑनेस्ट का लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल थे। इंडियन ऑनेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति के जन्मदाता कहा था। वैलेंटाइन सिरोल यानी इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल भारत को अशांति के जनक कहा था। फलतः हिंसक में इस पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल मानहानि का मुकदमा इस पर चला था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी 1865 ईस्वी में लिखित यह अपना पहला उपन्यास है, उनका पहला उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंदमठ तथा राज सिंह तथा विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बंगाल साहित्य को नई दिशा दे। विप्रवृक्ष उपन्यास लिखकर बंगाल साहित्य को नई शिक्षा दे। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पंजाब केसरी इंडियन नेशनल का पटना से होता था। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशनल का प्रकाशन शुरू किया। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह इंडियन नेशनल का प्रकाशन शुरू किया। झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया था। झंडा गीत की रचना का श्रेय श्यामलाल गुप्ता पार्षद को दिया जाता है। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो 6 वर्ष की जेल हुई थी तिलक जी को। 6 वर्ष की जेल। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया तथा जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया तथा उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। गवर्नर जनरल का डॉक्टर राजगोपालाचारी 1848 से 1850 में 1948 से 1950 में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952-54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं के मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो कि 1918 में विश्व भारती के नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में
तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए। तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए। मारवा किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश का अधिकार की मांग, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश का अधिकार की मांग की, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश का अधिकार की मांग की तथा प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे, तब मारवा में हुए थे। 6 जून 1899 को तिरुनेलवाली यानी शिवकाली तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और मारवा समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा असफली तथा कमल रानी सिंह तथा तारकेश्वर सिन्हा तथा राबड़ी देवी थे। ये अरुणा असफली के राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी तथा अरुणा असफली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ करके 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मास्को यानी रूस की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन्स के गठन में सहयोगी रही। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी तथा फिर पैट्रियट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह उन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। हम बहुत ही बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लिंग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात सरदार पटेल के द्वारा बोला गया था। 1946 में यह बात सरदार पटेल के द्वारा बोला गया था। हम बहुत ही बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लिंग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे, तो सरदार पटेल ने बोले थे। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1923 के बनारस हिंदू तो पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस आ गया तो मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे। 1923 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलन का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तानी, द इंडियन यूनियन तथा अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन किया। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पेशावर जिले और पाकिस्तान में पड़ता है कि एक गांव में जन्मे अब खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान तथा फ्रंटियर गांधी तथा फख अपना आदि नामों से जानते हैं। इन्हें 1987 में भारत रत्न की उपाधि प्राप्त हुई थी। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार के कांग्रेस नेता थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे तथा कानून लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा अम्हारा के थे। रामचंद्र अम्हारा पटना के निवासी थे तथा बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे जगत नारायण लाल। जेपी के प्रमुख सहयोगी नेता थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। 6 विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत को प्रस्तुत किया? शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत अपनाया? तो गुटनिरपेक्ष गुटनिरपेक्ष शासन को अपनाया। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निरस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। ज्ञातव्य है कि 20 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मिस्र के कर्नल
मिस्र के कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी बेलग्रेड में आयोजित किया गया। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजन के उपरांत अस्तित्व में आए माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजन के उपरांत अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाली देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। स्टेट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा तथा सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और बीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और बीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो वहीं कुर्मी नहीं थे। कुर्मी वर्चस्वशाली जाति नहीं थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार राजपूत तथा वर्चस्वशाली जाति थी, जबकि कुर्मी नहीं थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देवबंद के विद्वान का नाम अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने ऑल नदवाह का प्रकाशन किया। वे 1940 में 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा इंडिया मीन्स फ्रीडम के प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिया मीन्स फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी जी थे। राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे तथा वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। राजगोपालाचारी मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन करना पड़ा। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पास किया गया। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में पारित किया गया। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? मीडिया को नियंत्रित करने के लिए 1835, 1867, 1878, 1908, 1835, 67, 78, 1835, 67, 78, 35, 67, 78 तथा 1908 में मीडिया को नियंत्रित किया गया। इसके बाद यानी विधानों की दमनकारी नीति को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता है, जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना खूब हुई। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया। इसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन थे? तो सबसे करीबी 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना के 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 के क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुए थे। कैथरीन मेयो तथा एल्डस हॉक्सले तथा चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? आम रिश्ता था तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। कैथरीन मेयो तथा एल्डस हाल्वे तथा चार्ल्स एंड्रूज तीनों आदमी ने ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तो भारत की हालत पर एक टिप्पणियाँ लिखी थी। कैथरीन मेयो तथा एल्डस
हॉक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकिंग ऑफ इंडिया लिखी थी तथा चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ। तो वे महात्मा गांधी के मित्र थे। चार्ल्स एंड्रूज महात्मा गांधी के मित्र थे। वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन का कार्य शुरू किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों और पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया तथा एडसल हॉक्सले ने 20 सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की तथा और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को उल्लेख किया। तो यहीं पे मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का टोटल सिनेरियो समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।